हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो 3 आम चुनाव में अपना अच्छा कमाल कर रही थी और वो भारत में एक वर्चस्व पार्टी के तौर पर देखी जा रही थी, जहाँ उसका एक दल यानी कांग्रेस का जो दल है किस तरीके से लोकप्रिय होने के साथ साथ ये भी डर था कि कहीं एक पार्टी बनकर भारत ना रह जाए। क्योंकि अगर एक पार्टी बनकर भारत रह जाता, जैसे कि सोवियत संघ में क्या हुआ था कि सोवियत संघ के अंदर 1917 में क्रांति आई रूस में। ठीक है, रूस में क्रांति आई और 1917 में यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा को अपनाया गया। ठीक है, जो कि सामतावाद साम समाज में समानता पर आधारित थी। और आगे चल के 1917 में ये सोवियत संघ बन चुका था। मगर धीरे धीरे करके ये कैसी पार्टी होती चली गई थी, तानाशाही होती चली गई थी। ठीक है, तो एक दल का एग्जाम्पल हमें सोवियत संघ के अंदर से देखने को मिलता है। इसलिए ये सोचा जा रहा था कि अगर भारत में जो 3 आम चुनाव है उसमें किस तरीके से कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही थी, किस तरीके से वो बढ़ती जा रही थी, लोगों में लोकप्रिय थी, तो ऐसा ना हो कि आने वाला वक्त लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाए और ये पार्टी कहीं तानाशाही ना बन जाए। तो यही इस चैप्टर में समझाया जा रहा था। तो आगे अब हम पढ़ते हैं कांग्रेस का प्रभुत्व 1952 से लेके 1967 तक। ठीक है, तो 1952 से 1967 3 चुनाव। हम आप सभी को पता होगा कि भाई 5 साल का गैप होता है हर। ठीक है, तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है इसमें कांग्रेस को छोड़कर और इसमें कांग्रेस को छोड़कर, ठीक है, और ये वाला जो ग्रीन है ये सब नहीं है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको येलो दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में था। कांग्रेस यहीं पे उसकी सरकार बनी हुई थी। ठीक है, तो पहले आम चुनाव में 4089 में से कांग्रेस को 364 का वोट मिला था। ये 1952 का पहले आम चुनाव में, ये आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, दूसरा 494 जिसमें से कांग्रेस को 371 मिला था, ये आपको याद रखना है। और 494 जब तीसरा आम चुनाव हुआ तब यहाँ पे कांग्रेस को 361 सीटें मिली थी। एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि सोशलिस्ट पार्टी क्या थी। तो देखो, सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी जो पकड़ थी, इसकी जो जड़ें हैं वो आज़ादी से बहुत पहले की थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद जब 1952 में जब चुनाव हुए 1952 में जब चुनाव हुए तब एक पार्टी का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं था। सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण क्या है, आज़ादी से पहले की एक विचारधारा थी, इसकी जड़ें पहले से ही थी। कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन जब चला रही थी, ठीक है, तो जब कांग्रेस पार्टी का जन आंदोलन हो रहा था उसी टाइम पे सोशलिस्ट पार्टी की जो विचारधारा थी वो इंडिया में पनपी थी। कांग्रेस से ही 1934 में कुछ युवाओं ने सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना की थी। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हम यही तो पढ़ने वाले हैं कांग्रेस के बारे में कि देखो कांग्रेस क्या थी। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसके अंदर हर विचारधारा का समावेश था। ठीक है, तो इसी के में से इसी की विचारधारा में से क्या निकली, सोशलिस्ट पार्टी निकली। ठीक है, तो कांग्रेस में से ही सोशलिस्ट पार्टी निकली थी 1934 में। तो 1934 में कुछ युवाओं ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो कांग्रेस है, ठीक है, जो कांग्रेस थी वहाँ पे अलग अलग विचारधारा का समावेश था। यहाँ पे क्योंकि कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी है तो
इसने समाज की जितनी अलग अलग विचारधाराएं थी वो सब की सब किस में जा रही थी, सब कांग्रेस में समा रही थी। तो उसी में से 1934 में जो कांग्रेस के अंदर युवाओं का जो संगठन था, उन्होंने 1934 में साम्य सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया था। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने बनाई थी। ये नेता कांग्रेस से ज़्यादा परिवर्तन और समतावादी बनाना चाहते थे। ये जो कांग्रेस पार्टी थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन, यानी कि समय के साथ ये परिवर्तन करे और ये सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती हो, ऐसी पार्टी बनाना चाहते थे। इस पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, MS जोशी। ठीक है, ये इसके प्रमुख नेता है। और इनका जो नाम है वो कई बार MCQ में पूछा जाता है कि राम मनोहर लोहिया जो थे वो कौन सी पार्टी के थे। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी के थे। यह दल लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करती थी, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहती थी और लोकतंत्र पे विश्वास करती थी और ये मानती थी कि किसान, गरीब, श्रमिक, इन सभी के हित हो समाज के अंदर। ठीक है, तभी लोकतंत्र का सही मायने होगा। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो साम्यवाद और कांग्रेस की विचारधारा से बहुत ही ज़्यादा अपनी अलग विचार रखती थी, इनसे अलग थी। कांग्रेस की ये समय समय पर क्या करती थी, आलोचना करती रहती थी। 1955 यानी 1955 में ये एक दुविधा आ पड़ी। कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा कर दी कि अब से उनका लक्ष्य है कि वो समाज कल्याण के बारे में सोचेगी, यानी कि यहाँ पे वो गरीब, किसान, इनके हित के बारे में सोचेगी। तो अब सोशलिस्ट पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया कि वो खुद को कांग्रेस से बेहतर बनाकर पेश करे और विपक्ष ना बनकर पक्ष के रूप में लड़े, है ना। तो सोशलिस्ट पार्टी के पास अब ये विकल्प नहीं रह गया था कि वो कांग्रेस से बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी विचारों को भी अब अपने अंदर समा लिया था और अब उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो जनता के सामने अपने आप को पेश कर सके कि वो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा बेहतर है। राम मनोहर लोहिया ने फिर भी कांग्रेस का विरोध करते रहे और उनसे दूरी बनाई, मगर कुछ ऐसे सोशलिस्ट पार्टी में थे जिन्होंने आगे चलकर कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उनकी तारीफें भी की थी। तो कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में पढ़ेंगे, जहां भारत में एक पार्टी निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से शासन करती थी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि भारत में 1947 के बाद, ठीक है, संविधान बना और संविधान ने ये तय किया कि भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक शासन होगा। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि 1952 में चुनाव हुए और कांग्रेस यहाँ पे विजय हुई, है ना। तो कांग्रेस कैसे चुनी, निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से सत्ता में आई थी। तो भारत में एक ही पार्टी जो थी वो 3 बार जीत रही थी और वो भी निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से जीत रही थी। एक पार्टी का दौर भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश में भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक पार्टी का प्रभुत्व, जैसे रूस के अंदर क्या हुआ था, 1917 में क्रांति हुई, जिसके बाद USSR का गठन हुआ था। ठीक है, तो USSR में साम्यवादी पार्टी आई थी और इसने काफ़ी लंबे समय तक शासन रहा इनका, 1991 तक शासन रहा। ठीक है, और इतने टाइम में ये तानाशाह बनती चली गई क्योंकि सोवियत के अंदर एक दलीय व्यवस्था आ चुकी थी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है एक दल का, एक प्रभुत्व की शक्ति का। दूसरा है आपका मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको है जहाँ पे PRI, ठीक है, PRI पार्टी
1929 में आई, जो कि एक गठबंधन पार्टी थी जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग थे। मगर आगे चल के ये भी कैसी होती चली गई, तानाशाह हो गई और यहाँ पे भी एक दलीय व्यवस्था देखने को मिली थी। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या है कि अगर एक पार्टी, कोई भी एक दल, जैसे मान के चलिए ये दल है, ये लंबे टाइम तक अगर शासन में रहेगा तो कहीं ना कहीं इसके अंदर घमंड आ जाएगा या फिर धीरे धीरे इसका वर्चस्व कायम होने लगेगा। तो आने वाला जो समय है वो कैसा हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया था कि कहीं भारत में भी ऐसा ना हो जाए एक दल का। भारत का एक पार्टी का प्रभुत्व अन्य देश के प्रभुत्व से अलग था। यानी कि अगर आप भारत को देखोगे तो भारत में जो एक पार्टी का जो दल है वो अन्य देशों के एक पार्टी का जो दल है उससे बहुत ज़्यादा अलग था। एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र विरोधी थे। यानी कि अगर हम ये जैसे एक पार्टी का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो साम्यवादी किसका विरोधी था, ये भी लोकतंत्र विरोधी ही था। ठीक है, अगर आप मैक्सिको में भी देखेंगे तो ये भी लोकतंत्र विरोधी थे। ठीक, तीसरा अगर मैं एग्जांपल दूँ, चीन के अंदर भी साम्यवादी विचारधारा है और ये भी ठीक है, ये भी लोकतंत्र विरोधी है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्री मिल जाएगी जहाँ पे एक दल व्यवस्था होने के बाद है और वो लोग लोकतंत्र के विरोधी है। बट भारत जो है वो लोकतंत्र का विरोधी नहीं था, क्योंकि वो 3 चुनाव जो थे 51, 52, 57, 62 वो यहाँ पे लोकतंत्र माध्यम से चुने गए थे। इसलिए भारत जो है एक पार्टी का दल अन्य देशों से अलग रखता था। चीन, सीरिया, क्यूबा संविधान में एक पार्टी के देश को के शासन को अनुमति देते हैं। ठीक है, चीन, सीरिया और क्यूबा जैसे जो देश हैं, जब उनका संविधान है वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी का शासन है और वो उनका संविधान ही अनुमति यही देता है। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सैन्य शासन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिको में PRI पार्टी 1929 में आई। यह एक गठबंधन की पार्टी थी और इन्होंने 71 वर्षों तक शासन किया, जो कि एक दलीय व्यवस्था रही। और 2000 में यहाँ पे लोकतांत्रिक माध्यम से चुनाव हुए और PRI की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी और यहाँ पे लोकतंत्र के माध्यम से एक नई सरकार का चुनाव हुआ था। क्योंकि 71 वर्षों तक ये धीरे धीरे करके कैसी होती चली गई थी, ये तानाशाह होती चली गई थी। इस वजह से लोगों का इस पार्टी से विश्वास पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। 2000 में हुए राष्ट्रपति चुनाव जिसमें PRI की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी और यह पार्टी एक तानाशाह थी, जिसके वजह से जब 2000 में यहाँ पे लोकतांत्रिक चुनाव हुए तो इसमें PRI जो है उसको इसलिए नकारा गया क्योंकि भाई इससे दूर रहना चाहती थी, यहाँ की जो जनता थी इसके तानाशाह से दूर रहना चाहती थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने एक लोकतंत्र माध्यम चुना और 71 ईयर बाद वो दोबारा इस पार्टी के कब्जे में नहीं आना चाहती थी। फिर है कांग्रेस पार्टी के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, तो एक चीज़ याद रखना, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस ने जब 1952 में अपना इलेक्शन लड़ा था, चुनाव, फर्स्ट आम चुनाव, तब नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी का उस टाइम पे ये चुनाव चिन्ह था। ठीक है, तो जो 2 बैल है, ये 2 बैल की जोड़ी, ये उस टाइम का कांग्रेस का चिन्ह था और इसका मतलब था कि वो भारतीय समाज में किसानों में तालमेल मिलाना चाहते हैं, किसानों में तालमेल बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि जो भारत था, तो जब भारत आज़ाद हुआ 200 वर्ष के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो हमारी आर्थिक स्थिति में हमें कृषि व्यवस्था को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना था,
जिसके वजह से हमने उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने कृषि को अपने साथ लेकर चले और उन्होंने इसलिए 2 बैल की जोड़ी को अपना चिन्ह बनाया था। ठीक है, कांग्रेस ने। तो कांग्रेस पार्टी के आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जन्म 1885 में हुआ और ये आज़ादी के टाइम से ही लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी, क्योंकि जब 1885 में भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी, तब से इन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए, ठीक है, बहुत कुछ संघर्ष किया था और इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल थे। तो कांग्रेस जो थी एक व्यवस्थित पार्टी थी, जहाँ पर हर विचारधारा के लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के समय से ही थी और अन्य पार्टी बाद में बनी थी। यानी कांग्रेस पार्टी का जो जन्म है वो आज़ादी के टाइम, मतलब आज़ादी से पहले का ही था, 1885 में ही था। और उन्होंने बहुत कुछ किया भारत के लिए, जैसे महात्मा गांधी उसमें जुड़े थे, जवाहरलाल नेहरू उसमें जुड़े हुए थे, डॉक्टर भीमराव उनमें थे। ठीक है, तो जो अन्य पार्टी का जन्म हुआ वो आज़ादी के बाद हुआ, यानी कि जो विपक्ष दल का जन्म है वो आज़ादी के बाद हुआ था। और इसी का फ़ायदा कांग्रेस को इलेक्शन के टाइम पे मिलता रहा था। ठीक, कांग्रेस की प्रकृति सबको समेट तथा मिलजुल कर साथ चलने की थी। यानी कि जो कांग्रेस की बनावट है, जो कांग्रेस का नेचर है, वो ये था कि वो सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहती थी, सभी को, सभी विचारधाराओं को, सभी दलों को अपने अंदर समेट के चलना चाहती थी। 20वीं सदी के बाद कांग्रेस में थोड़े थोड़े बदलाव शुरू हो गए थे। यानी कि जब 20वीं सदी आई तो उसमें कांग्रेस में थोड़े बदलाव हुए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी आज़ादी के टाइम से ही हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोग कांग्रेस में शामिल थे। 20वीं सदी के बाद सत्याग्रह आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है उसमें बदलाव हुए और वो लोगों की लोकप्रिय बनती चलेगी। इसकी स्थापना मैंने बता दी। और पहले इसमें उच्च वर्ग थे, अंग्रेज थे, नव शिक्षित लोगों से बना हुआ था। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी, मगर धीरे धीरे करके 20वीं सदी तक आते आते जैसे इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किए, जन आंदोलन किए, लोगों के हित के लिए जब आवाज़ उठाते चले गए, तो इसमें और दल शामिल होते गए और विचारधाराएं शामिल होती गई। तो इस तरीके से जो कांग्रेस है वो बदलती गई और इसकी प्रकृति जो है लोगों को अपने अंदर समेटती चली गई। कांग्रेस पार्टी सामाजिक गठबंधन बन चुका था। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब कैसा था, सभी को समेट कर चलना, सभी दलों को, सभी धर्म को, सभी जाति को, सभी लिंग को, और अलग अलग जो उच्च वर्ग, नीच वर्ग, निम्न वर्ग, किसान, श्रमिक, सब लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसलिए ये कैसी थी, एक सामाजिक गठबंधन बन चुका था। इसने अपने समूह में अपनी पहचान कांग्रेस में शामिल होकर बनाई थी। कुछ समूह ऐसे थे जो उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर क्या की थी, अपनी पहचान बनाई थी। कई बार किसी समूह की विचार कांग्रेस के साथ जब मेल नहीं करते थे, फिर भी वो कांग्रेस पर विश्वास कर कर उसमें बने रहते थे। ठीक है, ऐसा होता था कई बार, कांग्रेस की विचार जो है अन्य दलों के साथ या जो अन्य विचार के लोग हैं उनसे जब मैच नहीं करते थे, फिर भी वो कांग्रेस के साथ मिलकर बने हुए थे। इसका अर्थ ये था कि कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन है। देखो, अलग विचार होने के बाद भी बट वो अभी भी कांग्रेस में विश्वास रखती है। तो कहीं ना कहीं वो कैसी, कांग्रेस उस टाइम पे कैसी पार्टी थी, एक विचारात्मक गठबंधन की पार्टी थी जो सभी के विचारों को मान सम्मान कर रही है। ठीक है, तो कांग्रेस एक मंच था जहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों ने भाग लिए। धीरे धीरे करके इसमें राजनीतिक दल जुटते गए, अनेक समूह इसमें शामिल हुए, दक्षिणपंथी, वामपंथी, नरम दल, गरम दल, क्रांतिकार, सभी से मिलकर कांग्रेस पार्टी बनी हुई थी। इसलिए भी ये क्या थी, शांतिवाद भी इसमें शामिल थे। इस वजह से ये क्या थी, लोगों की बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती चली गई थी। कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव ने कांग्रेस को और मजबूत बना दिया था। यानी कि कांग्रेस ऐसी थी जो हर किसी को अपने अंदर समा रही थी, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो एक मजबूत बनती जा रही थी, क्योंकि लोग जो थे वो दूसरों में जाना ही नहीं चाहते थे या खुल इनसे अलग कोई पार्टी बनाना नहीं चाहता था।
तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि वो कांग्रेस को किस तरीके से पीछे करेगी या फिर जनता में अपना मजबूत पकड़ बना पाएगी। जितने भी नेता थे, प्रतिस्पर्धा का भावना उनमें कम हो चुकी थी। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को बेहतर उन्होंने नहीं समझा। यानी कि जो कांग्रेस के अंदर लोग थे जो अलग अलग विचार के थे, उन्होंने पार्टी से अलग होने की कभी सोची ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस कभी पक्ष तथा विपक्ष, ये तो आगे की बात है, यहाँ समझाती हूँ मैं। कांग्रेस से हटकर कोई अलग बनना ही नहीं चाहता था, क्योंकि सभी जानते थे कि कांग्रेस के सामने विपक्ष कमज़ोर है। जनता को कांग्रेस चाहिए, ठीक है। विपक्ष ने अभी इतनी अच्छी भूमिका अदा ही नहीं करी कि वो जनता के दिलों में उतर सके। इस वजह से कोई कांग्रेस से अलग होना ही नहीं चाहता था। और आगे कांग्रेस ने कांग्रेस कभी पक्ष में रही, कभी विपक्ष में भूमिका निभाई। तो जब कांग्रेस जीती और फिर जब हारी, फिर दोबारा जीती, तो ये जो क्रिया चली कांग्रेस की, जीत हार जीत, इसी वजह से राजनीतिक में इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। कालखंड मतलब समय को, कि कभी वो पक्ष में रही, फिर विपक्ष में रही, फिर पक्ष में आई, ठीक है। तो इसी कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी उभरी थी। ये विचार रूस के बोल्शेविक क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बोल्शेविक क्रांति आपको पता होगा कि रूस के अंदर हुआ था 1917 में, ठीक है। और इन्होंने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया था यूएसएसआर के अंदर। फिर यूएसएसआर का गठन हुआ था। तो ये इस क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। देशों की समस्या का समाधान साम्यवादी की तरह राह पर चलकर निकालना चाहते थे। यानी कि जो भारत के कम्युनिस्ट विचारक थे वो चाहते थे कि भारत की जो समस्या है या जो देश की समस्या है उसको किस तरीके से निकाला जाए, साम्यवाद की राह पर चल के निकाला जाए। 1935 में कांग्रेस के भीतर ही रहकर इन्होंने पहले काम किया था। फिर 1941 में कांग्रेस से अलग ये हो चुके थे। आज़ादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी ये, जिसको 16 सीटें मिली थी। समर्थन इनको कहाँ कहाँ से था, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इनको समर्थन मिलना था। 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंसक रास्ता छोड़ दिया था। यानी कि 41 के बाद काफ़ी हिंसक भी थे, बट 51 में इन्होंने हिंसक को छोड़ दिया था। और तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता थे भारत में, A.K. गोपालन, EMS नमूद्रिपाद, PS जोशी, अजय घोष, ये आपको नाम याद रखने हैं MCQ के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के ये वो थे, प्रमुख नेता थे भारत में। 1941 में ये कांग्रेस से अलग हुई, ठीक है। 1935 तक इन्होंने कांग्रेस में रहकर ही काम किया था। ये कहाँ से प्रभावित थे, तो ये रूस के साम्यवाद विचार से प्रभावित थे, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि जब भारत में इलेक्शन हुआ था तो ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जिसको 16 सीट मिले थे। कम्युनिस्ट, याद रखना है ये। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ी, जिसके वजह से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो दो पार्टों में बट गई थी। एक वो जो सोवियत की विचारधारा का समर्थन कर रही थी, वो बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी जो इस विचारधारा का विरोध कर रही थी सोवियत संघ की, वो बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बट उसे मार्क्सवादी, ठीक है, वो मार्क्सवादी कहलाए। फिर है विपक्ष पार्टी का उद्भव, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी, ये सारी चीज़ें बता दी, कम्युनिस्ट पार्टी बता दिया, ये देख लो भाई। कम्युनिस्ट पार्टी, A.K. गोपालन कौन थे, ये केरल के कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीतिक जीवन की इन्होंने शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में करी थी। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में ये शामिल हुए थे और 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हुए, ठीक है। ये आपको याद रखना है MCQ के लिए।
तो ये है विपक्ष पार्टी का जन्म कैसे हुआ। तो विपक्ष लोकतंत्र शासन के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है ना। विपक्ष क्या करता है, आलोचना के द्वारा शासक दल पर अपनी अंकुश को बनाए रखता है। देखिए, लोकतंत्र समाज में विपक्ष की एक अहम भूमिका है। अगर ठीक है, कोई अगर मान के चलिए विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष क्या करता रहेगा, अपनी मनमानी करेगा, इसे कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। अगर इस पे कोई रोक लगा सकता है तो उसके लिए किसका होना जरूरी है, विपक्ष का होना जरूरी है। इसलिए लोकतंत्र के लिए क्या है, पक्ष और विपक्ष दोनों अगर होंगे तभी एक लोकतंत्र जो है किसी भी देश में कायम रह सकता है। ठीक है, अगर विपक्ष नहीं होगा तो क्या होगा, ये तानाशाह हो जाएगी, जो कि हमें सोवियत संघ में देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ पे विपक्ष ही नहीं था। इस वजह से वो एक पार्टी होती चली गई, एक दलीय पार्टी होती चली गई। तो लोकतंत्र को अगर कायम रखना है, विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करती है, सीधे सीधे इसके ऊपर अंकुश लगाती है, इसे किसी चीज़ को करने से रोकती है। अगर ये नहीं मानेगी तो भाई इलेक्शन होगा, फिर ये जीत सकती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये कंट्रोल करती है। ठीक है, इसको कंट्रोल करती है कि दोबारा ये ऐसा कोई काम ना करे कि इनको इलेक्शन में जीतने का मौका मिल जाए। लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष बहुत अहम भूमिका निभाता है। किसी भी देश में अगर हमें लोकतंत्र को कायम रखना है तो पक्ष के साथ विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष इस पक्ष के ऊपर, जो भी जीती हुई पार्टी है, जो भी शासन में है, ठीक है, उसके ऊपर अंकुश लगाता है। अगर अंकुश नहीं होगा तो सोवियत संघ में यही तो हुआ था। सोवियत संघ में क्या नहीं था, विपक्ष नहीं था। और विपक्ष नहीं था तो जिसकी वजह से ये कैसी होती चलेगी, तानाशाह होती चलेगी। तो इसलिए एक शासन को, लोकतंत्र में पक्ष को तानाशाह से बचाने के लिए विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आम चुनाव के दौरान विपक्ष पार्टियां सामने आई थी। मतलब पहला जब आम चुनाव हुआ तब हमें भारत में विपक्ष पार्टियां देखने को मिली 1952 में। ठीक है, विपक्ष के तौर पर देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, जिसे 16 सीटें मिली थी। 489 सीटों में से 361 कांग्रेस ने जीती थी। 1952 के आम चुनाव से पहले विपक्ष बन चुका था। इनमें से कुछ ने 1960 और 70 के दशक में राजनीतिक भूमिका भी निभाई थी। विपक्ष की वजह से लोकतंत्र विरोधी बनने से बचे रहते हैं। लोकतंत्र विरोधी का मतलब क्या है कि कहीं हमारे देश से या किसी भी, मतलब जिस देश में विपक्ष नहीं होगा तो वो क्या हस्ती हो जाएगी, वो तानाशाह हो जाएगी। या फिर एक ऐसी पार्टी जो लोकतंत्र का विरोध करे। लोकतंत्र क्या है, जहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होते हैं, पक्ष विपक्ष होता है। तो विपक्ष हमेशा लोकतंत्र को बचाता है। शुरुआती दौर में विपक्ष पार्टी तथा कांग्रेस का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। जैसे आजकल की राजनीति क्या है, गाली गलौज, उल्टा बोलना, दूसरी राजनीतिक दल को नीचा दिखाना, या फिर धर्म के नाम पे लड़ना। पहले ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में विपक्ष को मान सम्मान भाव के नज़र से देखा जाता था। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने विपक्ष की भूमिका में अच्छा काम किया था। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो नेहरू जी अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हमेशा अपना प्रेम दिखाते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण को अपने सरकार में शामिल होने का न्योता भी दिया था। तो इस तरीके से विपक्ष की उस टाइम पे। फिर है भारतीय जनसंघ। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले से सक्रिय थी। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू सभा, ठीक है, इसकी जड़ें थी स्टार्टिंग से। इसकी विचारधारा क्या है, तो जनसंघ की विचारधारा थी कि जो ये अन्य दलों से बहुत अलग सोचती थी। जनसंघ एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र पे जोड़ देता है। ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी। कांग्रेस को हटाकर, सॉरी,
अंग्रेजी को हटाकर हिंदी राजभाषा को जोर देने की बात जनसंघ के द्वारा की गई थी। ठीक है, जनसंघ पार्टी के द्वारा कहा गया था भाई अंग्रेजी को इतना महत्व मत दो, हिंदी को महत्व दो, राजभाषा को महत्व दो, ताकि शिक्षित समाज हो सके। ठीक है। धर्म और संस्कृति अल्पसंख्यकों को रियायत देने का विरोध किया था। यानी जो धर्म की और संस्कृति के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन मिलता है ना, वो सब चीज़ों को इन्होंने विरोध किया था। 1964 में इन्होंने भी चाहा कि भारत के अंदर भी परमाणु हथियार हो, क्योंकि 1964 में चीन ने क्या किया था, आणविक परीक्षण कर लिया था। तो इन्होंने लगातार भारत को भी इस चीज़ों के लिए, परमाणु हथियार के तैयार होने के लिए बात उठाई थी। 1957 में चुनाव में इनको 4 सीटें मिली थी। जनसंघ के नेता कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। पार्टी को समर्थन कहाँ कहाँ से मिला था? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सारी जगह से पार्टी को समर्थन मिला हुआ था। और भारतीय जनता की पार्टी जो है इसी जनसंघ से जुड़ी है। ठीक है। पार्टी को समर्थन कहाँ कहाँ से मिला था? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सारी जगह से पार्टी को समर्थन मिला हुआ था। और भारतीय जनता की पार्टी जो है इसी जनसंघ से जुड़ी है। ये चाहती थी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो स्वतंत्र रूप से काम करे। और स्वतंत्र पार्टी कृषि की जो जमीन है, कृषि की जमीन, हदबंदी, सहकारी खेती और खदान के व्यापार, इस पर जो सरकार का नियंत्रण था उसका विरोध कर रही थी। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। ये चाहती थी भूमि सुधार कानून बने। बस यही सारी चीज़ें हैं स्वतंत्र पार्टी से इम्पोर्टेंट। बस आपका यही सारी चीज़ें हैं, बस इनके नाम याद रखना। ठीक है। 1959 स्वतंत्र पार्टी है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस 1885 में कांग्रेस बनी। ठीक है। 1935 में क्या बना था? चलिए लास्ट बार इस लेसन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टी थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले है सोशलिस्ट पार्टी, नाइनटीन 1934 में तो है सोशलिस्ट। 1934 में युवाओं के द्वारा बनी। इसके जो प्रमुख नेता है राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण। और लोकतंत्र पर ये अपनी विश्वास रखते थे, समाजवाद पे। दूसरी है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये 1941 के दिसंबर में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने अपना काम किया। और ये किससे प्रभावित थी? तो ये रूस के बोल्शेविक से प्रभावित थी, बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित थी, है ना। आगे चल के कम्युनिस्ट का भी विभाजन हो गया था। जो सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहे थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहलाए। और जो इसका विरोध कर रहे थे वो क्या कहलाए? मार्क्सवादी कहलाए। ठीक है, मार्क्सवादी कहलाए। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पहले चुनाव में दूसरे स्थान पर थी। ठीक है, दूसरे स्थान पर थी और इसको 16 सीटें मिली थी। इसकी जड़ें कहाँ कहाँ थी? तो केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार
बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे इसकी पकड़ थी। इसके प्रमुख नेता जो हैं A.K. गोपालन, P.C. जोशी और अजय घोष, ठीक है। याद रखना इनकी फूट कब पड़ी थी, 1964 में इनकी फूट डल गई थी। अब तीसरा दल कौन सा है, तो वो है भारतीय जनसंघ, ठीक है। ये कब बनी, 1951 में बनी। इसके संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और ये एक संस्कृति, एक देश, एक राष्ट्र, इस पर इन्होंने अपने विचार दिए थे, ठीक है। इसका समर्थन इन्होंने किया था और ये हिंदी के पक्ष में थे। चीन, सीरिया, क्यूबा में एक पार्टी के शासन में, याद रखना, राष्ट्रपति के शासन को अनुमति है, ठीक है। ये मैं बोलना भूल गई थी।